यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम हमेशा वही पुरानी किताबों की गंध और इंतजार की सीली सी महक से भरा रहता है। कभी ये महक मुझे सुकून देती थी, लेकिन अब ये सिर्फ मेरी खोने वाली आजादी की याद दिलाती है। हवा में हल्की सी धूल तैर रही है, लकड़ी के पुराने बेंचों की महक उसमें घुली हुई। मैं धीरे धीरे पीछे की सीट पर खिसक गई। मेरी उंगलियां मेरी पुरानी स्केचबुक के चमड़े के कवर को कसकर पकड़े थीं। आज बस रिसर्च का दिन है, मैंने खुद से दोहराया। सिर्फ एक लेक्चर सुनना है, फिर चुपचाप निकल जाना है। कोई रिस्क नहीं। मैंने स्केचबुक खोली और खाली पन्ने पर नजर टिकाई। पन्ना इतना सफेद था जैसे उसमें मेरी पिछली 20 सालों की आजादी दर्ज हो। यही मेरा प्रार्थना का पन्ना था, उस अंधेरे के खिलाफ, उस श्राप के खिलाफ जो हमेशा मेरे पीछे रहता है। आसपास स्टूडेंट अपनी सीटें बदल रहे थे, धीमी आवाजों में बातें कर रहे थे। हर फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे नसों में बिजली दौड़ रही हो। मैंने गहरी सांस ली, जैसे मेरी हर धड़कन डर और पैनिक के बीच पतली रस्सी पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हो। प्रोफेसर क्रिस्टोफर थॉर्न, हेकेटी के श्रापों पर रिसर्च करते हुए यही नाम सामने आया था। मिथिक चक्रों के विशेषज्ञ। अब मुझे ये श्राप समझना है, इसे तोड़ने का रास्ता खोजना है, इससे पहले कि वे फिर मुझे ढूंढ लें। इसलिए मैं प्रोफेसर क्रिस्टोफर थॉर्न के लेक्चर अटेंड कर रही हूं। इस बार मैं सिर्फ शिकार नहीं बनूंगी, इस बार मुझे लड़ना है। मुझे जिंदा रहना है, जिंदगी जीना है। हे एलेनी, क्या तुमने उनका फोटो देखा है अपने कैटलॉग में? ओ माय गॉड, वे ना गजब के हैंडसम है, जैसे कोई ग्रीक भगवान हो। मेरे बगल में बैठी लड़की ने कहा। उसके बाल बिल्कुल परफेक्ट कर्ल किए हुए थे और उसके परफ्यूम की तीखी गंध से मेरी मिचली बढ़ गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पेट में गहरी मरोड़ उठी। भगवान खूबसूरत नहीं होते, भगवान क्रूर होते हैं, भगवान हमारी मौत होते हैं। तभी ऑडिटोरियम के दरवाजे अचानक खुले और पूरा हॉल खामोशी में डूब गया। मेरा दिल जैसे मेरी पसलियों से टकरा रहा हो, पिंजरे में कैद कोई पंछी। और फिर जैसे हर सेंटीमीटर में समय रुक गया हो। किसी की निगाहें मुझ पर थीं, गहरी, स्थिर, खतरनाक। एक अजीब ठंडक हवा में फैल गई, जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। हवा में हल्की बिजली की चिंगारियां और मेरा शरीर अनजाने डर और उम्मीद के बीच कांप रहा था। जब वे कमरे में आए, हर चीज अचानक धीमी हो गई। उनकी मौजूदगी में हवा भी जैसे सजग हो गई थी। वही चेहरा, हर जन्म में मेरे कायरोस का वही चेहरा, जैसे किसी नामी चित्रकार ने उसे अपनी आखिरी सांस के साथ रचा हो। हर रेखा, हर शैडो, हर झलक इतनी सटीक, इतनी जानलेवा खूबसूरती। वो नीली आंखें, गहरी, अथाह, जैसे उनमें कोई पुराना समंदर दफना हो। एक नजर और सब कुछ उजाड़ देती है, या शायद ऐसा कुछ जो नया जन्म देती है। उसकी मुस्कान धीमी, रहस्यमय और उतनी ही खतरनाक। कभी महसूस किया है जब कोई सिर्फ मुस्कुराकर तुम्हारे अंदर का सन्नाटा तोड़ दे? वो वैसी मुस्कान है, कंधे चौड़े, चाल में अडिग भरोसा और हर शब्द में वो गर्माहट जो तुम्हें खींचती है। वो तुम्हें डरा भी देता है और उसी डर में तुम खो जाना चाहती हो। मुझे पता है वो मेरी मौत है, फिर भी जब उसे देखती हूं खुद से झूठ नहीं बोल पाती। वो खूबसूरत है, बेहद, बेशुमार, बेकाबू हैंडसम। और मुझे पता था ये सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। ये डर, ये खिंचाव, सब कुछ मुझे खींच रहा था उस तरफ, जहां मैं जानती थी कि कायरोस के रूप में मेरे ठीक सामने मेरी मौत इंतजार कर रही है। मैं ऑडिटोरियम के दरवाजे पर कुछ पल रुक गया। वही पुराना हॉल, वही भीड़, वही उत्साहित चेहरों का समंदर। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य वाइब्रेशन जो मेरी त्वचा के नीचे तक उतर रही थी। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। ठीक 10 बजे थे, हर बार की तरह समय पर। मैं समय का पाबंद हूं, लेकिन यह पाबंदी अब आदत से ज्यादा एक सुरक्षा कवच बन चुकी है। हर चीज पर नियंत्रण रखना, यही मेरा तरीका है खुद को सफल करने का। मैंने अपना कोट ठीक किया। महीन ऊन की सतह मेरी कलाई से छू रही थी और वह मुलायम एहसास मुझे केंद्रित कर रहा था। बालों पर हाथ फेरा,
वही पुरानी आदत। एक हल्की संयत मुस्कान अपने होठों पर लाई। ये मुस्कान अब चेहरा बन गई थी, लोगों के सामने का मुखौटा। हॉल में अचानक हलचल मच गई। कुछ सर उठे, कुछ धीमे स्वर में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ओ गॉड, देखो वो आ गए। ओ माय गॉश, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है यार। हाँ, उनकी आंखों में तो मैं खो ही जाऊं यार। हम्म, काश काश ये मेरे टीचर नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड होते। मैंने मन ही मन मुस्कुराया। यह हर बार होता है, जैसे कोई पुराना नाटक हर बार प्ले हो रहा हो। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझसे खींचे आते हैं। लेकिन अब यह तारीफ मेरे भीतर कोई हलचल नहीं जगाती। ये मेरे लिए कुछ नहीं था, बस कुछ नॉर्मल सा था। लोग मेरी आंखों में आकर्षण देखते हैं, रहस्य देखते हैं, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन आंखों में कितना अकेलापन और थकान छिपी है। मैं धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा, हर कदम नपातुला, आत्मविश्वासी। मैंने ऑडिटोरियम का मुआयना किया। सामने सैकड़ों आंखें थीं, जिनमें उम्मीद, जिज्ञासा और कभी कभी बेवजह की चाहत तैरती थी। पर तभी कुछ ठहर गया। मेरी नजर पीछे के कोने में पहुंची। वहां था, आधी रोशनी और आधी परछाई के बीच वह बैठी थी, एक लड़की। बाकी सबकी तरह नहीं। उसका चेहरा न रोशनी में था, न अंधेरे में। उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे, गहरे, लहराते हुए, जैसे अपने रहस्य छिपाने की कोशिश कर रहे हों। उसके सामने एक स्केच बुक खुली थी। उसकी उंगलियां उसके कवर को कसकर पकड़े हुई थीं, जैसे कोई उसे छीनने की कोशिश कर रहा हो। बाकी सबकी तरह उसकी आंखें मुझ पर नहीं थीं। वह मुझसे दूर थी, या शायद खुद से। मैंने बोलना शुरू किया। ओडिन ने यग्द्रसिल पर 9 रातें लौटकर ज्ञान पाया था। आवाज मेरी थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। मेरे शब्द बह रहे थे, पर मेरा मन उसके आसपास ठहर गया था। कौन थी वह? उसकी आंखों में वो गहराई क्यों थी जो बाकी सबकी आंखों में नहीं थी? और क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे पहले भी देख चुका हूं? मैंने अपने भीतर की बेचैनी को झटका और स्लाइड्स पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी चुंबक जैसी थी। मैं बार बार उसकी ओर खींच रहा था। हर कुछ सेकंड बाद मेरी नजर वहीं लौट आती, उसी स्केचबुक पर झुके चेहरे पर। कमरे में सैकड़ों स्टूडेंट थे, फिर भी मुझे बस वही दिख रही थी। उसकी चुप्पी बहुत ज्यादा बोल रही थी, जैसे वह किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो। और तभी उसने थोड़ी देर के लिए सिर उठाया। सिर्फ एक सेकंड के लिए हमारी नजरें मिलीं, और कुछ मेरे भीतर तूफान उछल आया। वह नजर शांत थी, लेकिन उसमें डर की परतें थीं, जैसे वह मुझे पहचानती हो, जैसे वह पहले से जानती हो कि मैं कौन हूं, या शायद क्या हूं। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत अपना ध्यान वापस लेक्चर पर डाल दिया, पर भीतर तूफान मच चुका था। वह सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वह कुछ और थी। और मेरे भीतर का हर हिस्सा अचानक यह जानने को बेचैन हो गया, वो आखिर कौन है। मैंने मंच की ओर कदम बढ़ाए और लेक्चर शुरू किया। फिर भी जाने क्यों बार बार मेरी नजर उसी पर लौट जाती थी। वो कौन है जो मुझे इतना बेचैन कर रही है? और क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं उसे लगातार देख रहा हूं, वो भी बिना जाने? जैसे ही वो अंदर आए, हवा का तापमान बदल गया। कुछ सेकंड पहले तक हॉल में हल्की फुल्की बातें और हंसी की सरसराहट थी, लेकिन अब हर आवाज थम सी गई। वो सिर्फ स्टूडेंटों का रिएक्शन नहीं था, कुछ और था। एक अदृश्य लहर जो उनके साथ कमरे में दाखिल हुई थी। वो वाइब्रेशन मेरे अंदर तक उतर गया, जैसे मेरी हड्डियों के भीतर किसी पुरानी आवृत्ति ने दोबारा गाना शुरू कर दिया हो। वही वाइब्रेशन जो लगभग 1 साल से खामोश था। मैंने नजरें झुका लीं, स्केचबुक के खाली पन्ने पर पेंसिल टिकाई, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मेरी उंगलियों की पकड़ थोड़ी कस गई। कानों में उनकी चाल की आवाज गूंज रही थी। एक एक कदम नाप तौल कर रखा गया, ठहरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा। हर कदम जैसे हवा में एक हल्का झोंका छोड़ रहा था। वे पूरे हॉल में घूम रहे थे। बिना कुछ कहे भी उनकी मौजूदगी सबको महसूस हो रही थी। सामने कहीं एक तूफान आकार ले रहा था, जो किसी भी पल मुझ पर टूट सकता था। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, वो आवाज गहरी, सधी हुई और अजीब तरह से मोहक,
वो सीधे कानों से नहीं, दिल के भीतर उतर रही थी, एक गूंज की तरह, जो धीरे धीरे अंदर तक फैलती चली जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं आपकी राय। आपको क्या लगता है, देवता हमें यानी इंसानों को सिर्फ देख रहे हैं, हमारी हरकतों पर सिर्फ नजर रख रहे हैं, या फिर वे हमारी जिंदगियों को कहीं गहराई से कंट्रोल भी करते हैं? शब्द सरल थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर से हिला गया। मैंने ना चाहकर भी नजरें उठाईं और हमारी आंखें मिलीं। वो एक पल था, लेकिन जैसे समय वहीं रुक गया। सारा हॉल, सारी आवाजें, सब धुंधला गया। बस उनकी आंखें और मैं, और उसी पल कुछ मेरे भीतर फटा, तेज चुभता हुआ दर्द। आंखों के पीछे आग सी जलन हुई, दुनिया घूमने लगी। मेरे होठों पर नमकीन स्वाद आया। फिर एहसास हुआ, वो खून था। नाक से गर्म बूंद बह निकली। मैंने घबराकर उंगलियां लगाईं, पर देर हो चुकी थी। एक बूंद स्केचबुक पर गिरी। सफेद पन्ने पर लाल धब्बा फैल गया। वो दृश्य अजीब तरह से सुंदर और भयावह दोनों था, जैसे किसी सफेद कैनवास पर किसी ने जख्म की तस्वीर बना दी हो। और फिर दर्द ने शरीर पर कब्जा कर लिया। तेज, सच्चा, निगलता हुआ दर्द, जैसे कोई मेरी पसलियां भीतर से मरोड़ रहा हो, जैसे त्वचा जल रही हो, भीतर कुछ पिघल रहा हो। सांस लेना मुश्किल होने लगा, जैसे पानी धीरे धीरे फेफड़ों में भर रहा हो। हर सांस एक लड़ाई थी, छोटी, दर्द भरी, हारती हुई। वो वही एहसास था जो मैंने पहले भी जिया था, मौत का। एक नहीं, 5 बार, 5 जिंदगियां, 5 अंत, और हर बार वही चेहरा। वो चेहरा अब सामने था। वो यहां थे। कायरोस लौट आए थे। दिल की धड़कनें अनियमित हो गईं। पसीना हथेलियों से फिसलने लगा। मैं उन्हें देख रही थी और यादें वापस लौट रही थीं। हर वो पल जब उन्होंने मुझे छीन लिया था, हर जन्म में। और अब वो फिर से मेरे सामने खड़े थे। इस बार क्रिस्टोफर थॉर्न के नाम से, मेरे प्रोफेसर, मेरी डेस्टिनी, मेरी अगली मौत। जब मैंने क्लास में वह सवाल रखा, क्या देवता सिर्फ देखते हैं या नियंत्रण भी करते हैं, तो मैंने जानबूझकर अपनी नजर पूरी क्लास पर दौड़ाई। हर चेहरा, हर एक्सप्रेशन, हर छोटी सी हरकत। कुछ स्टूडेंट ध्यान से नोट्स लिख रहे थे, कुछ बस सिर झुकाए दिखावा कर रहे थे कि सुन रहे हैं। कुछ की आंखों में ऊब थी, कुछ में जिज्ञासा। कई बार मुझे लगता है कि मैं इन सब के बीच खड़ा होकर एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब शायद मैं खुद भी नहीं जानता। फिर मेरी निगाह पीछे की ओर गई और वहीं रुक गई। उस पर वो लड़की बाकी सबसे अलग थी। उसकी मौजूदगी बाकी माहौल से मेल नहीं खा रही थी। जहां बाकी चेहरे मुझे सामान्य लगे, वहीं उसका चेहरा जैसे किसी पुराने चित्र से उठकर इस वक्त में आ गया हो। उसकी आंखें, वो आंखें साधारण नहीं थी, गहरी, स्थिर, और फिर भी उनमें किसी तूफान की छाया थी, जैसे सदियों का कोई रहस्य उनमें कैद हो। एक पल को लगा जैसे किसी ने कमरे की सारी हवा खींच ली हो। मेरे सीने में सांस अटक गई, दिल ने एक धक्का खाया, और फिर कुछ भीतर हिल गया। एक पुरानी धुंधली स्मृति जैसे अचानक किसी ने जगाई हो। वक्त थम गया था। मेरे आसपास बैठे 100 से ज्यादा स्टूडेंट जैसे बस धुंधले साए बन गए हों। मेरी पूरी चेतना बस उसी पर टिक गई थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन फिर सब कुछ पलट गया और मेरे अंदर का ठहराव टूट गया। मैंने देखा, उसकी नाक से खून की एक पतली धार नीचे गिर रही थी। लाल बूंदें उसके सफेद स्केचबुक पर टपक रही थीं, फैलती जा रही थीं, जैसे कोई कलाकार बिना सोचे कुछ दर्दनाक चित्र बना रहा हो। वो चौंकी नहीं, वो घबरा नहीं रही थी, बस मुझे देख रही थी, सीधी, बिना झपकाए। उस नजर में कुछ था, पहचान, डर, और एक गहरा, असहनीय दर्द। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, कंधे अनायास तन गए। मैं एक पल को कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर किसी तरह खुद को संभाला और धीमी आवाज में कहा, मिस, आप ठीक हैं? क्या मैं किसी को बुलाऊं? मेरी आवाज जितनी शांत थी, उतनी ही भीतर की घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रही थी। पूरी क्लास अब ठहर चुकी थी। पेन रुक गए,
फुसफुसाहटें थम गईं। सबकी नजरें अब उसी पर थीं। उसने हल्की झिझक के साथ टिश्यू निकाला, नाक पोंछी और खुद को सीधा किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ प्रोफेसर, बस एलर्जी है। प्लीज आप लेक्चर जारी रखिए। उसकी आवाज स्थिर थी, पर मैं उसके हाथों का कांपना साफ देख सकता था। वो कांपना किसी साधारण बीमारी का नहीं था। वो ऐसा था जैसे शरीर कुछ और झेल रहा हो, कुछ जो दिमाग तक नहीं पहुंच पाया। मैंने सिर हिलाया, लेकिन भीतर बेचैनी फैल चुकी थी। मेरा मुंह बोलता रहा, देवताओं, प्रतीकों और नियंत्रण के बारे में, लेकिन दिमाग अब उन शब्दों में नहीं था। हर कुछ सेकंड में मेरी निगाह फिर उसी की ओर लौट जाती। वो अब सिर झुकाए बैठी थी, जैसे खुद से छिपना चाहती हो। लेकिन मुझे बार बार वही एहसास हो रहा था, जैसे मैं उसे जानता हूं। कहां देखा था, कब, किस रूप में, कोई याद नहीं, पर भीतर कुछ था जो कह रहा था, तुम उसे पहले भी देख चुके हो। मैंने नजरें हटाई, खुद को लेक्चर में डुबोने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हर शब्द खाली लगने लगा, हर वाक्य अर्थहीन। क्लास के बीच खड़े होकर भी मैं कहीं और था, किसी ऐसी जगह जहां उसकी आंखों की गूंज अब भी तैर रही थी। वो लड़की अजनबी थी, पर मेरे भीतर उसके लिए जो खिंचाव था, वो किसी पुराने बंधन जैसा था, जैसे किसी ने मेरे अतीत का पन्ना फाड़कर फिर से सामने रख दिया हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। कोई चेतावनी नहीं, कोई वजह नहीं, बस उसकी एक नजर, एक नजर जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। एक तूफान जैसी ताकत लेकर आई थी, जैसे किसी ने भीतर के सारे तार घुमा दिए हों। रास्ता वही था, पर दिशा खो गई। सब कुछ बिखर सा गया था। वो अजनबी लड़की, जो अजनबी नहीं लग रही थी। मैं पूरी क्लास में उनकी निगाहों का वजन महसूस कर रही थी, जैसे हर शब्द, हर सांस मुझ पर टिकी हो। उसकी आंखें गहरी, गंभीर और किसी अदृश्य सच को टटोलती हुई। मैंने नजरें झुका ली, अपने सामने खुली स्केचबुक पर ध्यान टिकाया, जहां लाल दागा अब भी फैला हुआ था, सूखता हुआ, पर अभी भी ताजा। खून की गंध बहुत हल्की थी, लेकिन मेरे लिए वही एक चेतावनी थी। मेरा अतीत फिर से लौट आया है। अंदर एक पुराना वाइब्रेशन फिर से जग गया, वो दर्द जो कई जन्मों से साथ है, जो कभी खत्म नहीं होता, बस नया चेहरा पहनकर लौट आता है। हर जन्म में वही कहानी, वही मोहब्बत, वही मौत। हर बार वो आता, मुझे देखता, मुझसे प्यार करता और फिर मुझे खत्म कर देता। हर मौत पिछले से ज्यादा गहरी थी, जैसे किस्मत खुद मेरे जख्म गिन रही हो। आज जब उन्होंने वो सवाल पूछा, क्या देवता केवल देखते हैं या वे नियंत्रण भी करते हैं, तो मुझे बस शांत उठकर बाहर निकल जाना चाहिए था। मैं चाहती थी कि ये मुलाकात बिना कुछ कहे, बिना कुछ खोले, बस यूं ही गुजर जाए। लेकिन उसके शब्द किसी पुराने जख्म पर चाकू की तरह चले। मेरे अंदर जो सालों से शांत था, वो फिर से फूट पड़ा। मेरे हाथ ने अपनी मर्जी से रुख बदला। मैंने खुद को बोलने से रोकने की कोशिश की, पर आवाज निकल ही गई। वे सिर्फ नहीं देखते, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी, मगर पूरे हॉल में गूंज उठी। वो वाक्य जैसे हवा में थम गया। हर नजर अब मेरी ओर थी, पर मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ा। मैं बस उन्हें देख रही थी, जो अब प्रोफेसर क्रिस्टोफर थॉर्न के रूप में मेरे सामने खड़े थे, पर जिनकी आत्मा को मैं पहचानती थी। देवता सिर्फ देखते नहीं, वे अपनी भूख मिटाते हैं, मैंने आगे कहा। और उसी पल मेरे दिमाग में वे सारे दृश्य लौट आए। पानी में डूबते हुए मेरी सांसें टूट रही थीं, आग में जलता हुआ बदन, बुखार में पिघलती हड्डियां, छुरियों की ठंडी धार जो त्वचा चीरती चली जाती थी, और जहर की जलन जो नसों को जला देती थी। हर बार एक ही चेहरा था, उनका जो अब मेरे सामने खड़े थे। हर जन्म में वही आंखें जो मुझे आखिरी सांस तक देखती थीं। मैंने सांस खींची, गला सूखा, पर शब्द अपने आप निकलते चले गए। देवता निर्दयी होते हैं, वो हमारे दर्द पर जीते हैं, हमारी बेबसी पर पलते हैं, और सबसे ज्यादा मैंने रुककर उसकी आंखों में देखा, जहां पहचान की एक झलक तैर रही थी। देवता हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत को तोड़कर अपनी भूख मिटाते हैं।
कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कोई हिल नहीं रहा था। छात्रों के चेहरों पर हैरानी, उलझन और डर का मिश्रण था, पर मेरी नजरें सिर्फ उन पर थीं, उस इंसान पर जो मेरे लिए सब कुछ था और जिसने मुझे हर बार खत्म किया था। प्रोफेसर क्रिस्टोफर शांत चेहरा लिए खड़े थे, पर उनकी आंखों में एक गहरी हलचल थी, जैसे उन्होंने कुछ पहचान लिया हो पर मानने से डर रहा हो। काइरोस, वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक किस्मत था, एक वादा, एक श्राप जो हर जन्म में मुझे फिर से उसी जगह खड़ा कर देता है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन भले बदल जाए, पर हमारी कहानी की रेखा वहीं रहती है। आज वो मेरे सामने थे, इंसान के रूप में, मेरे प्रोफेसर के रूप में, और मैं जानती थी, चाहे कुछ भी बदल गया हो, कहानी फिर से शुरू हो चुकी है। मैंने अपना स्केचबुक बंद किया, उस लाल दाग को आखिरी बार देखा। वो मेरे खून का नहीं, मेरे पिछले जन्मों का निशान था, और मुझे पता था, इस बार भी शायद कहानी का अंत वही होगा। मौत से नहीं, पर उस टकराव से जहां हम फिर मिलेंगे। दो नाम, दो चेहरे, पर वही किस्मत। वो खड़ी हुई और मेरे सवाल का जवाब देने लगी, और मैं जैसे पूरी तरह थम गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा गहरा वाइब्रेशन था कि पूरे हॉल की हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने मेरे सीने में हाथ डालकर दिल को कस दिया हो और हर धड़कन मेरे अंदर गूंजने लगी हो। वे सिर्फ देखते नहीं, वे खा जाते हैं, भूख मिटाते हैं। उसके शब्द सीधे मेरे भीतर उतर गए। साधारण ज्ञान या किताबों में पढ़ी बातें इस आवाज के सामने फीकी लग रही थीं। उसने जिस तरह से कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच देवताओं की क्रूरता अपने भीतर झेली है, जैसे उनके छल और पीड़ा का जहर उसने अपनी रूह में घोल लिया हो। वे हमारी पीड़ा पर पलते हैं, हमारी हताशा पर, और सबसे ज्यादा देवता हमारे प्यार पर पलते हैं, हमारे एहसासों को खाते हैं। जितना हम बेबस, हताश और टूटे हुए होंगे, उतना ही उन्हें मनोरंजन और ऊर्जा मिलती है। उसकी बातें न केवल कानों से मेरे भीतर जा रही थीं, बल्कि जैसे हर कोशिका, हर नस उसे महसूस कर रही थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर स्टूडेंट चुप था, मुंह में शब्द अटक गए, पेन बीच में थम गए। कोई हिला नहीं रहा था। हर नजर अब उसी पर थी, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ उसी पर जमी थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा दिमाग उबाल पर था। ये लड़की कौन थी? कौन थी जो इतनी निश्चितता, इतनी पुरानी पीड़ा और अनुभव के साथ बोल रही थी? उसके शब्द सिर्फ कहे नहीं गए थे, उन्हें महसूस किया जा रहा था, जैसे सचमुच कोई क्रूर देवता उसके जीवन की बलि बन चुका हो। मैं उसे रोककर पूछना चाहता था। उसकी बातें सुनकर भीतर से कुछ फटने जैसा हुआ। कैसे उसने इतने जन्मों का दर्द अपनी आवाज में समेट लिया? कैसे उसने वही महसूस किया जो मैं केवल पढ़ सकता था? लेकिन लेक्चर खत्म हो चुका था। स्टूडेंट्स धीरे धीरे उठ रहे थे, नोटबुक्स समेट रहे थे, कुर्सियां खिसक रही थीं, और वो लड़की, वो धीरे धीरे हॉल से गायब हो रही थी, जैसे कोई सपना हो जो आंख खुलते ही हाथ से फिसल जाता है, जैसे कुछ वास्तविक और कुछ असली बीच का अंतर मिट गया हो। मैं खड़ा था, अपनी सीट की ओर देख रहा था, पर आंखें उस दिशा में जमी थीं जहां वह अभी अभी खड़ी थी। हवा में उसकी गूंज अब भी मौजूद थी, और मुझे एहसास हुआ, इस मुलाकात की गहराई सिर्फ क्लास के 4 दीवारों तक नहीं थी। कुछ पुराना, कुछ खोया हुआ, कुछ अनकहा अब मेरे सामने था। कुछ ऐसा जो मेरी समझ से परे था और जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। उस पल मैंने महसूस किया कि यह मुलाकात सिर्फ एक लेक्चर नहीं था। यह शुरुआत थी किसी पुराने, अधूरे और खतरनाक अध्याय की, और मैं उसका हिस्सा बन चुका था, चाहे मैं तैयार था या नहीं। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, मैंने झटके से अपना स्केचबुक बंद किया और बैग में ठूंस दिया। मुझे वहां से निकलना था, गायब हो जाना था, उससे पहले कि वो मेरे पास पहुंच सके। उसकी नजर का बोझ मैं महसूस कर रही थी, भले ही मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो नजर जैसे मेरी त्वचा पर वजन बनकर दब रही थी। हेलो मिस। आपका जवाब बहुत ही गहरा था। उसकी आवाज ने मुझे दरवाजे पर रोक दिया। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। वो सामने खड़ा था,
न जाने कब इतनी तेजी से पूरा हॉल पार कर आया। पास से उसका चेहरा और भी खतरनाक था। तेज जबड़ा, तूफानी धूसर आंखें, जैसे वो सीधे मेरी आत्मा में झांक रहा हो, उन टूटे हिस्सों में जिन्हें मैं सालों से छुपाती रही हूं। मिस एलेनी राइट? और क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपने हेकेटी की थियोलॉजी इसके पहले भी पढ़ी है? उसने सिर हल्का सा झुकाकर पूछा। आवाज मीठी थी, पर उसमें एक धीमा जहर भी घुला हुआ था। मैंने खुद को संभालते हुए रुखी आवाज में कहा, मैंने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया है। वो और झुकाया। उसकी खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई। चंदन और कुछ प्राचीन, कुछ इतना जाना पहचाना कि मेरे दिल में बीते जन्मों की टीस उठ गई। क्या हम इस पर और बात कर सकते हैं? शायद मेरे ऑफिस आवर्स में। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी आवाज उम्मीद से ज्यादा तीखी निकली, पर मैं रोक नहीं पाई। मेरा पूरा अस्तित्व चीख रहा था, भागो, भागो, इससे पहले कि वो फिर से मुझे बांध ले, इससे पहले कि मैं एक बार फिर उसके जादू में फंस जाऊं। वो थोड़ा पीछे हटा। उसके चेहरे पर एक पल को कुछ चमका, निराशा, गुस्सा या चाहत। ठीक है, पर अगर कभी तुम अपना मन बदलो तो? मैंने और कुछ सुने बिना कदम तेज कर दिए। भीड़ में से रास्ता बनाती हुई बाहर निकल गई। बाकी सब स्टूडेंट उसकी एक नजर पाने को रुके थे, पर उन्हें क्या पता, उसकी नजर दुनिया की सबसे खतरनाक चीज थी। इतनी खतरनाक कि किसी की जान ले सकती थी। मैंने उसे जाते हुए देखा और भीतर झुंझलाहट फैल गई। इस यूनिवर्सिटी में हर फीमेल स्टूडेंट शायद मेरे साथ कुछ पल बिताने का मौका लपक लेती, मगर वो जिसने मुझे बेहिसाब खींचा था, बिना झिझक, बिना पल सोचे मुझे ठुकरा गई। वो मेरी स्टूडेंट थी। यही प्रोफेशनल हदों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, ऐसी गहराई, ऐसा पुराना दर्द जिसे मैं कभी नहीं समझ पाया। उसमें कुछ था जो अजीब तरह से मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था, चाहे मेरा दिमाग इसे पूरी तरह न मान रहा हो। मैंने खुद को संभाला, अपने चेहरे पर वही पेशेवर मास्क ओढ़ लिया जो हमेशा मुझे होना चाहिए था, लेकिन मेरी नजर बार बार उसी दरवाजे की ओर लौटती जहां से वो गायब हुई थी। हेलो प्रोफेसर थॉर्न। किसी ने मेरी ख्यालों की दीवार तोड़ दी। मेरी एक तेज तर्रार ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जो इस सेमेस्टर हर लेक्चर के बाद मेरे पास कुछ न कुछ सवाल लेकर आती रही थी। प्रोफेसर, आज के टॉपिक पे ना मेरा एक सवाल था। मैंने धीरे से सिर हिलाया, सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन मेरा दिमाग और दिल दोनों उस दरवाजे की ओर खींच रहे थे। वो वहां से भागी थी, किसी चीज से या शायद किसी शख्स से, और मैं जानना चाहता था, पर क्यों और किस लिए? मुझे बस जवाब चाहिए था। उस लड़की को जानना था, उसके सच को समझना था, चाहे उस सच की आग में मेरा करियर ही क्यों ना जल जाए।